इस पेन का यूज करना है, कि हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको कैसे लिखना है कि आपके एक भी नंबर ना कटे। और आप, मैं फिर से कहूंगा कि आप जो तरीका मैं बताऊंगा इस तरीके से अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख दोगे, ये जो तरीका लिखा है बच्चा, तो आप किसी भी विचारधारा के एग्जामिनर के सामने अगर ये कॉपी जाएगी तो पूरा का पूरा नंबर देगा। तो यहाँ पे एक एक चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पेज पलटते हैं और यहाँ पे देखो क्या है। यहाँ पे बच्चे ने लिखा है खंड ब। खंड ब में देखो क्या है, यहाँ पे जब आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त होता है इसके बाद आता है आपका खंड ब। तो यहाँ पे देखिए जो खंड ब है, खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। तो बच्चे ने देखो लिखा कि इतने ढंग से, सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, टीचर को इंप्रेस कैसे करना। सबसे पहले बच्चे ने खंड ब डाला, जी हाँ बहुत अच्छा किया। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न डाला, ठीक है, क्योंकि खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला गया क्योंकि बच्चा 21 का कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पे लिखेगा प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर यहाँ पे डाला गया और इसके नीचे अंडरलाइन किया गया और इसे ब्लैक पेन से लिखा गया। ऐसे आपको भी लिखना है, ऊपर से एक लाइन छोड़कर वर्णनात्मक, एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या। अब इसके बाद देखो यहाँ पे गद्य एक हिंट से दिया गया, एक संकेत दिया गया है ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि बच्चे ने किस गद्यांश को हल किया। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने किस गद्यांश को हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे गद्य डाला गया, कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। यहाँ पे कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, यानी इससे स्पष्ट हो गया कि बच्चे ने पहले गद्यांश को हल किया। ये चीजें बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपने किस गद्यांश को हल किया। अब इसके बाद यहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे पहले में नंबर पे देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और ये आता है आपका 2 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ने देखो क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाला है, ठीक है, और यहाँ पे अ नंबर डाला। शायद इसकी जो क्वेश्चन पेपर था उसमें अ दिया होगा इसीलिए इसने अ डाला है, ठीक है। यहाँ पे संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा बहुत अच्छा है कि गद्य खंड में संकलित, ठीक है, गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, तो इसे ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे देखो लिखा गया है, इनके मतलब कि जो हिंदी हो ब्लैक पेन से, इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से, एंड इसके जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ब्लैक पेन से लिखा गया। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो है आप गद्यांश में लेखक लिखोगे, पद्यांश में कवि या रचयिता लिखोगे, कैसे लिखोगे ये आगे देखेंगे कैसे लिखा गया है। अब यहाँ पे है दूसरे नंबर पे फिर देता है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, ये ब नंबर है यहाँ पे और ये अ था। तो यहाँ पे देखो क्या है, ब नंबर बच्चा ने रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला है। अब यहाँ पे लिखा कैसे गया कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए। इतना आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, क्योंकि ये लेखक है, और पद्यांश में क्या लिखेंगे कवि, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक। अब यहाँ पे देखो क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए क्या होता है कि यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे क्या खींचा गया, रेखा खींचा गया, एक लाइन खींची गई। इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है, जैसे बनाकर किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यानी किसी युवा पुरुष की यदि दोस्ताना या उसकी संगति बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, यानी उसके पैरों में समझो तो एक तरह से वो बधा हुआ इंसान वो आगे नहीं बढ़ सकता यदि उसकी संगति बुरी होगी। तो इसी को अपने शब्दों में बनाकर लिखा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे ने देखो 2 नंबर इसका संदर्भ पे मिला है और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या पे भी 2 नंबर मिला है। अब एक क्वेश्चन देता है मनुष्य के सत्संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा। ट्रिक क्या है कि देखो जिसमें इसमें सत्संगति दिख जाए तो इसी को पकड़ लेना। यहाँ पे किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, ठीक है। बुरा संगति होगा तो उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, दिन प्रतिदिन उसे खराब ही करता चला जाएगा। इसका आंसर आपको देखो कैसे लिखा गया यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, कि यहाँ पे लिखा गया है 100 नंबर दिया था, सत्संगति यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस बच्चे को पूरा का पूरा कितना नंबर मिला है, 2 नंबर का था तो 2 नंबर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद अथवा आता है तो इसको एक तो करना है आपको किसी एक को। अब यहाँ पे आता है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे जो पद्यांश है ये निर्गुण कौन देश को बासी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैसे लिखा गया बच्चे ने इस पर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पद्यांश उत्तर, ये चीजें आपको गद्यांश में भी लिखना चाहिए था कि गद्यांश उत्तर। अब यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाला गया बच्चा ने, पद्य है, देखो यहाँ पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल गई, 22 नंबर पे क्या है, पद्य है। अब आप में इसमें भी 2 ठो पद्यांश देता है कि किस पद्यांश को आप करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है जो आपको आता हो। तो यहाँ पे बच्चे ने किसकी किया है, अब देखो निर्गुण कौन डैश डैश मति नासी, निर्गुण कौन डैश डैश
मति नासी, यानी कि पहले को किया है पद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, पद आपको संकेत के रूप में यहाँ पे डाला है, बहुत अच्छा किया गया है। और नंबर पे आपका संदर्भ दिया है, यहाँ पे और नंबर पे पूछ क्या रखा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ के लिए आपको पाठ और इसके कवि का नाम पता होना चाहिए, तभी तो हम संदर्भ लिख पाएंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चे ने लिखा कैसे है, और नंबर डाला है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इससे पता चलता है कि आपने किसको हल किया। संदर्भ हेडिंग डाला गया, ब्लैक पेन से इसके नीचे अंडरलाइन की गई है। प्रस्तुत पद्यांश, अब देखो पद्यांश को ब्लैक पेन से लिखा गया, एग्जामिनर को ये पता चले कि बच्चे पद्यांश कर रहे हैं। देखो एग्जामिनर काफी फास्ट होता है बोर्ड एग्जाम में, उसे पूरा कॉपी पढ़ने की समय ही नहीं होता है, क्योंकि पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, सभी ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे केवल ब्लैक पेन से ये मेन चीजों को आपको देख लेता है, ठीक है, और आपको पूरा नंबर दे दे। यहाँ पे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित शीर्षक पद के सूर सागर से लिया गया, यानी सूर सागर पद शीर्षक पद से, ठीक है, शीर्षक जो है पद के सूर सागर से इसको लिया गया है। इसके जो रचयिता है कवि, यहाँ पे बच्चे ने दोनों लिख दिया, रचयिता कवि दोनों, ठीक है। देखो जो पुराने टाइप के कवि हैं, जैसे आपके सूरदास जी हो गए, कबीर दास जी हो गए, ठीक है, इन सभी को क्या लिखेंगे हम, रचयिता लिखेंगे। और जो नए कवि जैसे सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त हो गए, इनको कवि लिखेंगे। अगर यहीं पे कोई महिला कवि होती है तो उनको कवित्री लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई महिला होती है जैसे आपकी महादेवी वर्मा, तो लिखेंगे कि इस पाठ की रचयिता कवित्री महादेवी वर्मा जी है, इस चीज का ध्यान देना है। यहाँ पे रचयिता कवि सूरदास जी है, सूरदास जी को ब्लैक पेन से लिखा गया है, और इनके शीर्षक को ब्लैक पेन से और हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में। तो यहाँ पे इस बच्चे को 2 नंबर पूरा मिला है। एंड इसके नंबर, इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे देता है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि दूसरे नंबर पे है। व्याख्या किसकी करनी, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया, एक लाइन खींचा गया, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करनी होती है। यहाँ पे बच्चे ने देखो डाला क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग। अब इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि, इतना के बाद ही आपको पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना। ये चीजें किया है बच्चा ने, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती है, उसके बाद पूरी बात इसको व्याख्या आपको लिखना है। लेकिन ये मेन है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि, देखो इस तरह से बहुत परफेक्ट ये कॉपी लिखी गई है। अब इसके बाद ये तो आपने कर लिया। अब यहाँ पे इनमें गोपिकाएं किससे प्रश्न कर, एक क्वेश्चन देता है जिसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा। तो जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं, तो देखो कैसे लिखा गया। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन का गैप किया गया है, 100 नंबर डाला गया है, 100 नंबर, ठीक है। गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं, एक लाइन का आंसर था, इसमें भी 2 नंबर मिल गया इसका बच्चों को, इसमें भी 2 नंबर मिल गया। अब एक क्वेश्चन को इंड करने के बाद आपको 2 से 3 लाइन का गैप करना है, इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि बच्चे ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है। और बताएंगे हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको कैसे लिखनी है और हैंड राइटिंग पर कितने नंबर कट रहे हैं, ये भी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या आता है, यहां तक तो एक को करना था हमने, इसको बच्चे ने कर लिया। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या आता है 23 नंबर। क्या आता है 23 नंबर, जिसमें है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का और 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का मिलता है। कैसे किया है बच्चे ने ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने नेक्स्ट पेज पलटा, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया संस्कृत गद्यांश, ठीक है। अब यहाँ पे डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 23, प्रश्नोत्तर संख्या 23 के बाद संस्कृत गद्य। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये चीज मिल गई, संस्कृत गद्य कर रहा है तो संस्कृत गद्य, और वहां पे गद्य पद किया तो केवल गद्य पद, यहाँ पे संस्कृत गद्य तो संस्कृत गद्य संकेत के रूप में, क्योंकि यहाँ पे भी संस्कृत के गद्यांश 2 ठो आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये आता है, एक ये आता है, तो हमें पता चल गया कि बच्चे ने पहले गद्यांश को हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नगरी शुरुआत की 1 से 2 अक्षर और लास्ट के अक्षर भाषायाम कारितः डाला गया है। अब इसके बाद संदर्भ है, संदर्भ देखो लिखने का तरीका इसमें क्या है, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, यहाँ पे संस्कृत गद्यांश बच्चे ने लिखा, काफी गुड तरीका है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से नोटेड कॉमा में कि संस्कृत खंड में। अब यहाँ पे ये चीजें हैं, ये हिंदी खंड में नहीं लिखेंगे, संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। वाराणसी को ब्लैक पेन से जिस पाठ से लिया गया है, बहुत अच्छा लिखा गया इसको। अब इसके बाद 2 नंबर यहाँ पे इस बच्चे को मिल गया, कितना नंबर, 2 नंबर यहाँ से मिल गए। एंड तो यहाँ पे देखो 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करना है, तो यहाँ पे बच्चे ने हिंदी में अनुवाद हेडिंग डाला है, और यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे अनुवाद इस तरह से लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो सही पूरा इसको 3 नंबर यहाँ पे इसके भी मिल गए। अब इसके बाद देखो क्या आता है,
इसके बाद आता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। ये आता है संस्कृत का पद्यांश। ठीक है, देता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर आपको लिखने का संदर्भ एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का मिलता है, यानी टोटल यहां से आपके 5 मार्क्स मिलते हैं। 2 तो देर का किसी एक को करना, जो आपको आता है उसको कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कौन सा किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24 डाला गया। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिस है बच्चे के द्वारा, यहाँ पे डाल देना जैसे गद्यांश उत्तर डाला था ना, यहाँ पे पद्यांश उत्तर डाल देना चाहिए था, संस्कृत पद्यांश उत्तर, तो काफी अच्छा लगता। फिर भी नंबर 1 भी नहीं कटेगा, वो तो आपकी सुंदरता के लिए है। ठीक है, ये सब चीजें आप छोड़ देना लाइन, जब लास्ट में समय मिलता तो यहाँ पर आकर लिख देना। ठीक है, श्लोक है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24। ये जो है ये श्लोक आता है आपका, श्लोक का अर्थ लिखने के लिए। यहाँ पे बच्चे ने श्लोक हेडिंग डाला, गजब किया ट्रेंड, यहाँ पे गजब ट्रिक लगाया। ठीक है, श्लोक है सर्वे भवन्तु शुरू के अक्षर और लास्ट के अक्षर भवेत, यहाँ पे सर्वे भवन्तु लास्ट के अक्षर भवेत। अब यहाँ पे देखो बच्चे ने कैसे लिखा है, संदर्भ की प्रस्तुत श्लोक हमारी, ये श्लोक है तो श्लोक इसे ब्लैक पेन से लिखा गया, काफी गुड तरीका लिखने का। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, यहाँ पे हिंदी के, यहाँ पे संस्कृत खंड लिखा गया है, ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा मुड़ने में, संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति को ब्लैक पेन से इसके शीर्षक को नामक पाठ से लिया गया है। ये चीजें हो गई। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। अब इसके बाद हिंदी में अनुवाद के लिए आपको 2 नंबर इसका यहाँ पे मिल गया। ठीक है, बच्चे को 2 नंबर पूरा मिल गया। हिंदी अनुवाद है सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी ना हो। ठीक, इस तरह से लिखा गया, तो 3 नंबर इसका भी इसको मिल गया पूरा। यहाँ से टोटल ये 5 मार्क्स था, तो बच्चे को 5 मार्क्स मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट ये आ जाता है आपका ये 25 नंबर। ठीक है, तो ये इसके डिस्ट्रिक्ट में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बच्चे में आप देखिए ये क्या किया है, ये किया है ज्योति जवाहर खंड काव्य। यहाँ पे देखो टाइटल से हमें पता चल गया कि बच्चे ने क्या किया है। आप जो भी करते मुक्ति दूत करते तो मुक्ति दूत लिख दो आप। ठीक है, मेवाड़ मुकुट करते तो मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा करते तो अग्र पूजा, यहाँ पे टाइटल होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे ने ज्योति जवाहर खंड काव्य किया, ये देखो। ठीक है, ज्योति जवाहर खंड काव्य में आपको ये चीज मिस किया गया कि यहाँ पे दूसरा किया गया कि तीसरा। ठीक है, क्योंकि पहला देता है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण, और दूसरा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में बच्चे ने लिखा, यहाँ पे एक चीज मिस है कि दूसरा डाल देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जो है उनको ब्लैक पेन से लिखा गया, बहुत अच्छा है। इसके बाद ये सब चीजें हेडिंग डालकर, ठीक है, वो क्या थे कैसे थे इनके बारे में, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालकर लिखी गई है, सब सही है। नेक्स्ट इसके बाद इस तरह से लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे पूरी चीजें लिखी। 3 नंबर के लिए इतना लिखना पड़ेगा आपको भी जितना ये बच्चे ने लिखा है। यहाँ पे इसको पूरा 3 नंबर दिया गया है। ठीक है, ये लिखी काफी अच्छी गई है, काफी यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको पूरी हेडिंग का ध्यान दिया गया है, सब कुछ का, साफ सुथराई का। अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है आपके बोर्ड में। 25वां जब खत्म होता है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखोगे तो जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। क्या आता है आपका, जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। जैसे यहाँ 26 का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का आपको 3 नंबर मिलता है एंड प्रमुख रचना का उल्लेख करने का 2 नंबर मिलता है। यानी टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर लाना है। देर का जयशंकर प्रसाद का, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, भगवत शरण उपाध्याय का। देखते हैं बच्चे ने किसका लिखा है। तो यहाँ पे बच्चे ने जो लिखा है जीवन परिचय वो जयशंकर प्रसाद का लिखा गया है। सबसे पहले बच्चे ने लेखक परिचय लिखा तो ऊपर लेखक परिचय लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये लेखक परिचय के अंतर्गत था। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क डाला गया है। जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे जिसका भी लिखो, ठीक है, जिसका भी आप लिखो यहाँ पे उनकी टाइटल होना चाहिए। अब यहाँ पे जीवन परिचय आपकी हेडिंग रहेगी। ठीक है, सही लिखा गया है। एंड यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे बच्चे ने हाईलाइटर का यूज किया है। ये हाईलाइटर जब भी आप यूज करते हो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, हल्का हाईलाइटर करो। ये बच्चे का हाईलाइटर जो है काफी तगड़ा हाईलाइटर है। ठीक है, तो नया हाईलाइटर लो और हल्का हाईलाइटर चलना चाहिए। हाईलाइट करना अच्छा है। ठीक है, इस पे भी नंबर मिलते हैं और ये अच्छा भी, इसके नंबर नहीं कटते हैं। और एक बॉक्स बनाया जिसमें कुछ संक्षिप्त परिचय का लिखा गया, जिससे हम लोग इसी चीज को देखते हैं। ठीक है, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, अच्छा तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पे इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से, इनके जन्म को ब्लैक पेन से, इनके माताजी को, इनके पिताजी के, इनके माताजी के नाम पे इनकी कुछ जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, इसे भी ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा गया, काफी अच्छा लिखा गया। ये गुड तरीका है लिखने का। एंड नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। इतना लिखोगे तो केवल 3 नंबर मिलेगा। ठीक है,
अब इसके आगे अगर लिखा होगा तब 2 नंबर मिलेगा, अदरवाइज केवल 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पेज। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं डाला गया है। महाकाव्य में कामयानी है, नाटक में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री इत्यादि, उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि। तो यहाँ पे बच्चे को इसमें भी पूरा 5 नंबर मिला गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता क्या है, आपका आता है ख नंबर पे कवि का परिचय, जो कि 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का। यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, सूरदास जी हैं, श्याम नारायण पांडे जी हैं। देखते हैं बच्चे ने किसका लिखा है। यहाँ पे बच्चे ने सूरदास जी का जीवन परिचय लिखा है। ठीक है, सूरदास जी का। अब देखो सभी सबसे पहले मेन चीज क्या, कवि परिचय लिखा गया, क्योंकि ये कवि है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कवि परिचय, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख के अंतर्गत आता। तो यहाँ पे बच्चे ने डाला है जीवन परिचय किसका है, सूरदास जी का। जिस भी का लिखो यहाँ पे उसका यहाँ पे टाइटल होना चाहिए। जैसे ये दूसरा नंबर पे तो आप दूसरा नंबर डाल सकते हो, अच्छा लगता है देखने में। अब यहाँ पे देखो क्या है, संक्षिप्त परिचय इस तरह से लिखा गया, ये तरीका अच्छा है। ठीक है, नाम सूरदास, जन्म स्थान सन 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता, पिताजी का नाम रामदास सारस्वत। मतलब इस तरह से पूरी इनकी रचनाएं लिखी गई है। और यहाँ पे लास्ट जीवन परिचय लिखा गया है। ठीक है, जीवन परिचय। और इनका जो जन्म है ब्लैक पेन से लिखा गया, काफी अच्छा है। इनके जन्म स्थान को ब्लैक पेन से लिखा गया है। इनके जो पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनके माता जी के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया। आगे देखते कैसे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो आगे इस तरह से लिखा गया, इनके गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य को ब्लैक पेन से। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी ब्लैक पेन से। गोवर्धन के पास परसौली, ठीक है, पारसौली नामक गांव में हुआ था, तो इसे भी ब्लैक पेन से लिखा गया। अब यहां तक लिखोगे तो केवल 3 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे बच्चे को 5 नंबर मिला। ठीक है, सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि। तो इसमें इसका पूरा 5 नंबर मिला है। इस तरह से लिखना है। 3 नंबर तो यहाँ तक का मिलेगा, 2 नंबर इसका मिलेगा इनकी प्रमुख रचनाओं को लिखने का। अब आगे देखते हैं कि क्या है। आगे आपका आता है कि ये चीजें। ठीक है, अब 27 नंबर आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो जो आया उसी को लिख दोगे तो भी 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर याद है तो नेक्स्ट लिखना। तो यहाँ पे बच्चे ने प्रश्नोत्तर संख्या 27 डाला है। श्लोक लिखा है, बंधन मरणम वापी जयो, वापी पराजय, उभय तसमो बीरह वीर भावो ही वीरता। इसको 2 नंबर का था। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो 2 नंबर पूरा मिला है। ठीक है, अब इसके बाद आता है 28 नंबर की बीमारी के कारण अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखी। ये 4 नंबर का देखो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखा गया है। यहाँ पे बच्चे ने पत्र लेखन लिखा है, तो सबसे पहले पत्र लेखन यहाँ पे डाल दिया गया। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप पत्र लेखन लिखते हो, चाहे निबंध लेखन लिखते हो, चाहे जीवन परिचय लिखते हो, चाहे कोई खंड करते हो, तो उसको हर समय नए पेज से शुरू करना। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है एक लाइन लिखने के बाद, अगला मुझे पत्र लेखन लिखना है, तो हमें कभी भी यहाँ से पत्र लेखन स्टार्ट नहीं करना है। हमें एक नए पेज से पत्र लेखन स्टार्ट करना है। जीवन परिचय नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई खंड कर रहे तो उसे नए पेज से, निबंध लेखन करना है तो नए पेज से शुरू करना है। ये चीज का ध्यान देना आपको। अब यहाँ पे लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया, सेवा में के जस्ट बाद कामा लगाया है। जहां ये कामा इंड होती वहीं से श्रीमान प्रधानाचार्य जी, DAV इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा लिखा गया भाई। इसके बाद विषय जो कि आपके पेपर में ही मिल जाएगा, किस विषय पर कहा गया, बीमारी पर। तो वही चीज है, ब्लैक पेन से सेवा में के जस्ट नीचे रहता है, बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पे चेक हुई है, सही है। महोदय, सेवा में के जस्ट नीचे महोदय, महोदय के बाद कामा लगाना, और ये जहां कामा इंड होती वहीं से सभी ने निवेदन, एक लाइन का गैप देकर इसके नीचे। ठीक है, ये लिखा गया, बहुत अच्छा लिखा गया है। अब इसके बाद पूरा लिखने के बाद पूरा प्रॉब्लम, अतः जब भी आप लिखोगे तो आगे इतना लाइन का गैप कर देना। ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया। ठीक है, अतः आपसे निवेदन कि मुझे 4 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम अवश्य, कक्षा 10वीं 12वीं जो आप लिख दो, धन्यवाद। और यहाँ पे दिनांक होता है। यहाँ पे देखो बच्चे को पूरा 4 नंबर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आता है आपका। नेक्स्ट आप 4 नंबर का आता है, इसको करो, चाहे इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 29 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तो 1 नंबर, 2 का दोगे तो 2 नंबर। ठीक है, देखते हैं कि किसका लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो बच्चे ने यहाँ पे शायद प्रश्नोत्तर संख्या 29 नहीं डाला था। ठीक है, अब यहाँ पे है संस्कृत में उत्तर देना है। यहाँ पे है कि देखो 29 नंबर में पहला क्वेश्चन है कि कवि चातकम किम शिक्षयति। तो हमें देखो कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने किस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो एक चीज बच्चे ने, ये चीज यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि सभी बच्चे मिस करते, दूसरा नंबर डाला है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। यहाँ पे अमुक अपी कह इस पर
स्फुटवक्ता भवति। तो दूसरा नंबर तो अमुख अपि पत्रम स्फुटवक्ता भवति। बहुत अच्छा, 1 नंबर इसका यहाँ पे मिला है। अब इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा यहाँ पे डाला गया तो हम चौथे को ही पढ़ेंगे, इससे हमको भ्रम नहीं हो जाएगा कि किसका आंसर दिया है। श्री केन वर्धते, तो उद्धमेन श्री वर्धते, यहाँ पे चौथा नंबर डालकर लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है वो 30 नंबर आता है निबंध लिखने के लिए, जो कि 7 मार्क्स का होता है, इंटरमीडिएट में 9 मार्क्स का होता है। किसी देखे हुए मेले का वर्णन, देश प्रेम, बेरोजगारी उसे दूर करने का उपाय, प्रदूषण की समस्या और समाधान। देखते हैं कैसे लिखा गया, क्या लिखा गया। तो यहाँ बच्चे ने देखा हमने कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हम समाधान पे निबंध लिखा है। ठीक है, निबंध लेखन आपको सबसे पहले फ्रंट पेज पे ऊपर डाल देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30 काफी अच्छा है। और यहाँ पे है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। अब एक चीज इसमें 4 चांद लगा दिया भाई, वो क्या है? हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप इंग्लिश में कोटेशन जानते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में जानते हो, हिंदी में लिख सकते हो। और जब भी कोटेशन लिखना है तो दोनों तरफ लाइन छोड़कर बीच में लिखना है। ये देखिए एकदम किनारे से शुरू कर दे, ये बहुत अच्छी तरीका किया गया। और यहाँ पे रूपरेखा डाला गया है, इसके अंतर्गत ये पता चलता है जैसे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार। ठीक, हमको ये पता चल गया कि इतने हेडिंग के अंतर्गत बच्चे ने पूरे प्रदूषण को कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है, कवर किया गया। तो यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग डाला गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसे ब्लैक पेन से लिखा गया है, प्रदूषण के अर्थ को ब्लैक पेन से। नेक्स्ट देखते हैं पेज पर कैसे लिखा गया। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पर इस तरह से लिखा गया है, मत फैलाओ व प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। यहाँ पे एक कोटेशन और डाल दिया गया। ये सब 4 चांद लगा देती, एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई, किसी भी एग्जामिनर के पास जाएगा एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ भी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी, यहाँ पे कोटेशन डाल दिया गया। अब यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार इस तरह से डाला गया कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे लिखा गया है। नेक्स्ट आपका इस तरह से वायु प्रदूषण पहली हेडिंग है, इसके बाद जल प्रदूषण है। अब यहाँ पे देखो जल ही जीवन है, कुछ कोटेशन इसका परिभाषा है, तो वाटर इज लाइफ भी इसको लिख सकते हो, ब्लैक पेन से लिखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे इसको ब्लैक पेन से लिखा गया है, इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, इसको ब्लैक पेन से लिखा गया है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा खासा है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि प्रदूषण का अर्थ क्या है, इसको देखो, इसको कैसे कैसे उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने वाले उपकरण को ब्लैक पेन से लिखा गया है और काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है। रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है उस पूरा चीजें लिखा है, प्रदूषण को रोकने का उपाय। लास्ट हेडिंग उपसंहार है और इसको पूरा का पूरा 7 नंबर मिला है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को करो तो 3 लाइन का गैप करके ही दूसरा क्वेश्चन करना है। ऐसे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है। और आपको शुरुआत 2 से 3 पेज पे कट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छे से आता हो। प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना, जिससे एग्जामिनर का समय बचता है और आपको नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, और अब कभी भी कॉपी में गलत चीजें मत लिखो। क्वेश्चन का आंसर नहीं आता बनाकर लिखो, कुछ भी लिखो, हिंदी से रिलेटेड लिखो, अपने शब्दों में लिखो, उसके नंबर मिलेंगे। बट गलत चीजें, गाली गलौज, ठीक है, कसम, आत्महत्या जैसी चीजें लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह से आप कॉपी लिख कर आते हो तो पूरे के पूरे आपके नंबर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक